हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी जो क्लास होगी वो सेल डिवीज़न की होगी। इसके पहले जो थी वो सेल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स थे सारे ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल्स में देख लिए थे। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे वो सारे पार्ट्स को हमने देखा, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। अदरवाइज़ जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स कवर कर लिए गए हैं। अब आता है सेल डिवीज़न। देखते हैं कि ये सेल डिवीज़न होता क्या है। कोशिका का विभाजन इसे कहते हैं। ये होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता तो हमारी जो लिविंग बॉडी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। देखते हैं कि ये सेल डिवीज़न होता क्या है, कैसे होता है सेल का डिवाइडेशन। तो एक कोई पुरानी सेल होती है, जैसे आई होप आप लोग फिगर देख रहे होंगे, एक पुरानी सेल है। ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव अगर कर जाती है तो फिर इसका ये डिवाइड होती है। ओके, तो जो पुरानी सेल होती है उसको ओल्ड सेल बोलते हैं या फिर पेरेंट सेल बोलते हैं। ओल्ड सेल पुरानी कोशिका, या फिर उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। उसको हिंदी में मातृ या पितृ कोशिका बोलते हैं। ओके, जब ये डिवाइड होती है तो ये डॉटर सेल को के फॉर्म में होती है। मतलब क्या, पुत्रीय कोशिका के रूप में ये हमारे सामने दिखती है। एक सेल डिवाइड होती है, एक छोटा सा जाइगोट होता है, ब्रूड होता है, वो कोशिका ही होती है। उस कोशिका से एक लिविंग बॉडी बन जाती है, धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसे करके सेल डिवीज़न होता है। ओके, तो एक पुरानी कोशिका से हम कह सकते हैं कि एक पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिका को हम क्या कहते हैं, डॉटर। पुरानी कोशिका को पेरेंट सेल बोलते हैं या फिर ओल्ड सेल बोलते हैं, और जो नई कोशिका बनती है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कि ये सेल कैसे बनती है। ये प्रोसेस मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, बट मैंने गलती से बताई नहीं, भूल गए। देखिए, पहले हमारी बॉडी में एक सेल बनता है, और सेल का जब ग्रुप होता है, कई सारी सेल आपस में जब मिलती हैं, जैसे ये कोई सेल है, ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल है, तो इनका जो ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप में ही जब इनका बहुत सारा, ये सारे एक से जुड़ जाएंगे तो फिर उसी को बोलते हैं टिश्यू। हम कह सकते हैं कि सेल का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोलते हैं। और ये टिश्यू जो होता है, टिश्यू का जब ग्रुप बनता है तो एक ऑर्गन बन जाता है, अंग बन जाता है। और इस ऑर्गन का जो ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, और इस अंग तंत्र के बाद एक लिविंग बॉडी, एक जीवित शरीर बन जाती है। ऐसे प्रोसेस चलता है। क्या, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लिविंग बॉडी, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, जिससे एक व्यक्ति का जीवन संभव होता है। देखते हैं कि ये जो सेल विभाजन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स का जो कोशिका का विभाजन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो कोशिका विभाजन होगा उसको बोलते हैं एसोमेटिक, असूत्रीय, ए असूत्रीय विभाजन। दूसरा जो होगा वो माइटोसिस होगा, जिसको समसूत्री बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको अर्धसूत्री बोलते हैं, मियोसिस। जो असूत्रीय विभाजन होता है, असूत्रीय विभाजन, सूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र, धागे जैसी संरचना। ओके, जिसमें क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। वैसे तो ये हमारी बॉडी में पेयर्स में कितने होते हैं, 23 होते हैं। ओके, बॉयज़ में जो होते हैं ये XY होते हैं, और जो गर्ल्स में होते हैं ये XX होते हैं, 44। वैसे टोटल इनका जो नंबर में संख्या होता है वो 46 होता है। नंबर्स में ये 46 होते हैं, वैसे ये 44 होते हैं। और पेयर्स इनका जो होता है वो 23 होता है। ओके, देखते हैं एमाइटोसिस क्या होता है, असूत्रीय विभाजन क्या होता है। असूत्री फर्स्ट है, पहला
असूत्रीय विभाजन ऐसा विभाजन होता है जैसे कोई एक जीव जिस रूप में वो जन्म लेता है उसी रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के अंतर्गत यही होता है कि कोई भी जीव जिस प्रकार से वो जन्म लिया बिल्कुल वो ऐसे ही रहता है, जिसको बोलते हैं इसमें किसी भी तरीके का कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे एक कोशिका बनी, ये कोशिका बनी और इसी फॉर्म में ये रह जाती है कब तक, जब तक इसका जीवन संभव होगा। इसलिए इसको कहते हैं असूत्रीय विभाजन। कोई विभाजन इसमें नहीं होता है, या फिर वो कोशिकाओं का या गुणसूत्रों का, किसी भी चीज़ का। और जब इसका विभाजन नहीं होगा तो इसके ऑर्गन कैसे बनेंगे, इनका टिश्यू कैसे बनेगा, इनका ग्रोथ कैसे होगा, इनका डेवलप कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असूत्रीय विभाजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। असूत्रीय विभाजन, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, अमीबा। अमीबा भी क्या है, एक तरीके की बैक्टीरिया है। जैसे ही ये बनता है, जैसे ही ये जन्म लेता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, एमाइटोसिस के अंतर्गत, असूत्रीय विभाजन के अंतर्गत यही आते हैं ये सूक्ष्म जीव। नहीं तो सपोज करिए कि अगर ये इनके अंदर माइटोसिस या फिर समसूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रीय विभाजन होता, या फिर इनमें इनके सेल में डिवीज़न होता, तो फिर क्या होता पता नहीं। हम इंसानों से ज़्यादा बैक्टीरिया ही हमारे इन्वायरमेंट में होते, अटैक करते, या रहते ही नहीं, पता नहीं क्या होता, सोच भी नहीं सकता इंसान। जब इतनी छोटा सा होता है तो फिर ये इतना ज़्यादा, इतनी सारी बीमारियों को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं। तो अगर नहीं होता, अगर इनमें डिवीज़न होता तो पता नहीं क्या होता। क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम विकसित कोशिका विभाजन कौन सा है, सबसे कम विकसित, तो असूत्रीय विभाजन, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, इसमें विभाजन होता ही नहीं है, कम की बात ही नहीं है, सबसे कम की बात ही ख़त्म कि इसमें विभाजन होता ही नहीं है। बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है, तो फिर असूत्रीय विभाजन होता है। क्वेश्चन हो सकता है कि अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, तो असूत्रीय विभाजन होता है। ओके, आई होप आप लोगों को असूत्रीय विभाजन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, माइटोसिस। माइटोसिस, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से डिवीज़न होते हैं, मानव के शरीर में कौन कौन सी कोशिका विभाजन होता है। तो 2 टाइप्स का होता है, वैसे तो 3 टाइप्स के थे। तो पहला हो गया जो बैक्टीरिया सेल में होता है, दूसरा जो है माइटोसिस, इसको समसूत्रीय विभाजन कहते हैं, और जो तीसरा है मियोसिस, जिसको अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो, पहले जो मियोसिस है उसको देख लेते हैं। ये जो मियोसिस है इसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। सपोज करिए कि ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल, क्योंकि ये ओल्ड सेल है और पुरानी सेल, या फिर पेरेंट सेल, या फिर मातृ और पितृ कोशिका इसको बोलते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो वो इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं। तो जो नई कोशिका बनती है उसको हमने बताया कि उसको डॉटर सेल बोलते हैं। इनमें जो होता है, जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में ही होंगे। ये इनकी क्वालिटी है कि जो जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में प्रेजेंट होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होंगे, डॉटर सेल में भी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। ये जो मियोसिस होती है, मियोसिस डिवीज़न में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेल डिवीज़न। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेल डिवीज़न, समान गुणसूत्रों का विभाजन। ओके, क्या होगा कि जो पुरानी सेल है उसमें जितना क्रोमोसोम्स होता है
उतने ही क्रोमोसोम्स जो नई कोशिका बन रही है, चाहे जितनी भी बन रही है, उसमें भी वही नंबर्स होंगे, उतने ही नंबर्स होंगे, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा होंगे। इसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस। ओके, देखिए एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है कि 2n से इसको इंडिकेट किया गया है। 2n का मतलब क्या होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं ही बनती हैं, उसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस प्रोसेस बोलेंगे, माइटोसिस डिवीज़न। कि ये नंबर n जो है वो नंबर्स को इंडिकेट करता है कि 2 नंबर्स इक्वल क्या? एक कोशिका है, उससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। किसमें? कौन से विभाजन में? समसूत्रीय विभाजन में। ओके, हिंदी नाम से इसको याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। असूत्रीय, समसूत्रीय, अर्धसूत्रीय विभाजन। ओके, तो जो समसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं ही बनती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो तीसरा जो है वो कौन सा है? मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं मियोसिस को। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने किया था इसकी खोज। हर्टविग, पहले भी आपने नाम सुना होगा, हर्टविग नाम से आप वाकिफ होंगे। तो इन्होंने साइटोलॉजी जो टर्म था वो किसने दिया था? हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था, और इन्होंने मियोसिस की भी खोज की थी। इनकी जो क्वालिटी होती है, ये जो पेरेंट सेल होती है या फिर जो ओल्ड सेल है, ओल्ड सेल से ये जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो अपने की आधी, जितना इसमें क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम्स का आधा क्रोमोसोम्स ये डिवाइड करके या फिर ट्रांसफ़र होता है इसमें, तो इसको के बोलते हैं मियोसिस विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन, इसलिए नाम से स्पष्ट होता है। देखिए इसका नाम समसूत्री था तो समान, और इसका क्या है? अर्धसूत्री, तो इसका मतलब है कि ये समान नहीं होंगे, आधा होंगे। अर्ध का मतलब आधा होंगे। जितना पेरेंट सेल में, ओल्ड सेल में है, उतना डॉटर सेल में नहीं होगा, उसका आधा ही होगा। किसकी संख्या? क्रोमोसोम्स की। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं। इसका जो एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से शो किया गया है कि 4n सेंस क्या है कि जैसे समसूत्रीय कोशिकाएं 2 कोशिकाओं का निर्माण करती थी, वैसे ही ये जो सेल होती हैं, जो अर्धसूत्रीय कोशिकाएं होती हैं, वो एक सेल नहीं बनाती हैं, ये 4 सेल को बनाती हैं। इसलिए 4n से इंडिकेट किया जाता है। n का मैंने बताया, n का सिंबल, n जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ सेल। ओके, तो एक कोशिका में, इसमें एक कोशिका के द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? 4 कोशिकाओं का, और ये जो है अपने से आधे क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र करती हैं। ओके, इनकी खोज किसने किया था? हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मियोसिस। नेक्स्ट ये देखते हैं माइटोसिस को। माइटोसिस जो है वो एक कोशिका, जो पुरानी कोशिका है, उससे 2 कोशिकाओं का ही निर्माण होता है। इसको किस 2n से इंडिकेट करते हैं? क्योंकि ये 2 ही कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसको इक्वल सेल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि ये समान रूप से क्रोमोसोम्स को प्रदर्शित करती है। एक कोशिका से 2 कोशिका का ही निर्माण होता है, और जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, देखते हैं क्रोमोसोम। ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि क्रोमोसोम्स क्या है, पढ़ लिए हैं आप लोग कि क्रोमोसोम्स का चैप्टर मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो सेम नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे इसमें आपने देखा कि सेम नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, या इसमें सेम नंबर्स ही आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। ठीक है, पेयर्स में ये 22 होते हैं, वैसे 22, वैसे नंबर्स में ये 44 होंगे। ठीक है,
बाकी जो एलोसोम होता है ये अलग अलग होते हैं, एलोसोम अलग अलग होते हैं और इसमें एक ही जोड़ी होता है और वैसे नंबर्स में ये 2 होते हैं। ओके, तभी 44 प्लस 2 ऐड होगा तो कितना हो जाए, +2, 44 + 2 इक्वल करेंगे तो 46 हो जाता है। ओके, तो जो सेम नंबर्स को इंडिकेट करते हैं या सेम सेम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम। इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखते हैं कि एलोसोम जो है, जैसे सपोज करिए कि बॉयज़ है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में 44 नंबर्स क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, ऑटोसोम्स के थ्रू। ठीक है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पाया जाता है सब में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, दोनों में वो प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद जो एलोसोम होता है, एलोसोम में सिर्फ एक ही पेयर्स होता है, एक ही जोड़ी होती है, बॉयज़ में XY और गर्ल्स में XX। ओके, तो स्पर्म के थ्रू बॉयज से एक एक्स आया या फिर वाई आएगा, एक्स आएगा वाई आएगा, चाहे दोनों में से कोई एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। और गर्ल्स में भी दो हैं, एक पेयर्स में है तो एक ही आएगा एक्स एक्स, कुछ भी आ सकता है बॉयज़ का, इनका तो एक्स एक्स रहता ही है, तो एक आया। तो ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा, तो मियोसिस। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि ये आधा होता है, ये क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट सेल में होंगे उसका आधा हो रहा है। तो इसमें 2 थे, समझने की कोशिश करिए आप कि इसमें 2 थे एक्स और वाई, तो कितना गया, एक ही। एक जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रॉय, इस तरीके से एक बेबी का निर्माण हो जाता है। तो एक्स ही जा रहा है, इसमें से भी 2 है बट जा रहे हैं एक ही। ठीक है, तो एक्स एक्स मिल गया तो गर्ल्स, या फिर वाई और एक्स तो क्या होगा, बॉयज़। इस तरीके से एक भ्रूण का निर्माण होगा। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, दोनों पार्ट से मैंने मेंशन करके रख दिया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार के क्रोमोसोम्स में माइटोसिस प्रक्रिया होती है, माइटोसिस विभाजन होता है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोसिस विभाजन होता है। तो माइटोसिस विभाजन जो होगा वो किस में होगा, किस क्रोमोसोम्स में, ऑटोसोम में। क्यों, क्योंकि ये समान सिंबल, समान एक जैसे सेम सिंबल्स को इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो होगा क्वेश्चन, किस प्रकार के क्रोमोसोम्स में मियोसिस डिवीज़न होता है, तो कौन सा होगा, एलोसोम्स। क्यों, क्योंकि ये 1/2 को इंडिकेट करता है, अपने का आधा ही भेजता है। अगर इसमें मान लीजिए, इसमें अगर कोई एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2 ही है, तो ये एक इसमें देगा और एक इसमें देगा। अगर यहाँ पे 4 है मतलब 2 जोड़ी है, तो 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोशिका जिसमें ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है, मैंने पीछे अभी बताया आपको, ऐसी कोशिका जिसमें ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पाया जाता है तो उसको कौन सी सेल बोलेंगे, सोमैटिक सेल, जिसको कायिक कोशिका बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका जिसमें एलोसोम क्रोमोसोम्स पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक सेल भी बोल सकते हैं, जनन कोशिका भी बोल सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पर्म, मेल के स्पर्म में, फीमेल के ओवा में। ओके, नेक्स्ट है, सोमैटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है, तो कौन सा विभाजन होगा सोमैटिक सेल में, माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म, ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है।
हमने देखा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि सोमैटिक सेल में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो माइटोसिस प्रोसेस होती है। ओके, नेक्स्ट है स्पर्म और ओवा में कौन सा विभाजन होता है, तो यही एक ऐसी सेल है जिसमें स्पर्म और ओवा, यही दो ऐसी सेल है जिसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है, माइटोसिस होगा। बाकी जितनी भी बॉडी का सेल होगा, नोच का, आइस का, अदरवाइज जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स में कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। बस दो ऐसे सेल हैं स्पर्म और ओवा का जिसको हम जिसमें मियोसिस होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक आप लोगों से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि 100 स्पर्म सेल बनती है तो स्टार्टिंग में कितनी सेल होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने केयर करके पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 100 स्पर्म सेल बनानी है तो स्टार्टिंग में कितनी सेल होनी चाहिए। अब स्पर्म सेल बनानी है तो आपको पता है कि एक स्पर्म सेल जो है वो, स्पर्म सेल में कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस। तो मियोसिस क्या करती है, एक सेल है, एक सेल से चार सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी। तो इस तरीके से आप इंटू कर देंगे 20, पहले स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए 250 इंटू 4 कर देंगे तो 100 आ जाए, 1000 आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा कि 4000 अगर सेल स्पर्म सेल ओवा सेल है, 4000 ओवा सेल है तो स्टार्टिंग में कितनी सेल होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताया करिए। नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे स्टेज, सेल डिवीज़न के स्टेज कितने होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी वही होगी। ओके, थैंक यू सो मच।